चल दिए हैं तो चलते रहेंगे, चल दिए हैं तो चलते रहेंगे, तुम लाख रोको हम बोलते रहेंगे, तुम लाख रोको हम बोलते रहेंगे, क्योंकि रुकना हमारी फितरत नहीं, क्योंकि रुकना हमारी फितरत नहीं, और तुम हमें हरा दो ऐसी मासूम हमारी किस्मत नहीं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो क्वेश्चन है 5 रहेगा। 5 क्वेश्चन से हम लोग 50 करेंगे। आज का जो क्वेश्चन रहेगा ओनली फॉर 5 रहेगा, और 5 जो रहेगा ओनली बायो से रहेगा, यानी बायोलॉजी से रहेगा, और 5 क्वेश्चन से हम लोग 50 करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ये है कि काष्ठी पेड़ों के संवर्धन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, या काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके पास ये है कि सिल्वी कल्चर है, डेंड्रोलॉजी है, सेरीकल्चर है, और पोमोलॉजी है। आपको ओनली 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो जल्दी से टिक कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो आंसर होगा आपको हम बता दें कि काष्ठी पेड़ों के संवर्धन के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सिल्वी कल्चर। क्या बोलते हैं? सिल्वी कल्चर बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है डेंड्रोलॉजी। तो हम आपको एक बार क्लास में बता चुके हैं, डेंड्रो से क्या बोलते हैं? डंडा। डंडा किसमें होता है? तो पेड़ों और झाड़ियों में, पेड़ों और झाड़ियों में, झाड़ियों, पेड़ों और झाड़ियों में क्या रहता है? डंडा रहता है। यानी पेड़ों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। बात करें सेरीकल्चर का, तो सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट पालन को, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी बहुत इजी है। पोमोलॉजी की बात करें तो फलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। तो ये 4 चीज हो गया। कुछ नोट में ले लीजिए, अगर लेना है तो अगर आप ले लीजिए, याद रहेगा। इसके बाद आपको आता है एक पीसी कल्चर। पीसी कल्चर आता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं पीसी कल्चर। उसके बाद एक और ले लेते हैं, पीसी कल्चर के बाद एक दूसरा ले लेते हैं, पीसी कल्चर के बाद एक दूसरा ले लेते हैं। आपको फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी बहुत आता है। एक चीज भी याद रखें, माइकोलॉजी। एक और ले लेते हैं, जगह है फाइकोलॉजी। देखिए है तो बहुत, लेकिन अपन थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो देखिए, पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। और आपको फाइकोलॉजी की बात करें, माइकोलॉजी की बात करें तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। और फाइकोलॉजी की बात करें तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम में काफी बार आता है, इसलिए हमने 3 चीज नोट में 3 डाल दिया है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन को, माइकोलॉजी बोलते हैं कवकों के अध्ययन को, और फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवालों के अध्ययन को। एक चीज और आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो हम एक चीज लिख देते हैं, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी लिखने का रीजन ये है कि अभी हम लिखेंगे तो समझ जाइए, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो है, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो हम आपको बता दें, इक्थियोलॉजी में, इक्थियो थोड़ा गलत हो गया है, इक्थियोलॉजी। देखिए, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हम आपको एक चीज बता दें तो इक्थियोलॉजी में जो है आपको मछलियों के अध्ययन किया जाता है। मछलियों के अध्ययन। देखिए, यहाँ मत्स्य पालन की बात हुआ है। मत्स्य पालन की अगर बात करें तो पीसी कल्चर, और कवकों के अध्ययन की बात करें तो माइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी में शैवाल, और इक्थियोलॉजी में मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। तो इस चीज को आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है। आज का जो क्वेश्चन रहेगा आपको 5 बायोलॉजी से रहेगा, और 5 क्वेश्चन हम लोग को 50 करना है। और लास्ट में एक आपको हम नोट देंगे जो आपको रहेगा
लास्ट में नोट रहेगा वो आपका हिस्ट्री से रहेगा और बौद्ध धर्म से रहेगा। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है कि रॉबर्ट हुक है, स्लाइडेन है, अरस्तु है और एंटोनवान ल्यूवेनहॉक है। तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से आप टिक कर लो। चलिए, तो आपका जो समय है वो खत्म हो चुका है। इसका जो आंसर होगा रॉबर्ट हुक होगा। और इसने कब किया था, तो आपको हम बता दें कि 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में इसने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। कौन वैज्ञानिक ने, तो रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन आता है कि कोशिका शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अब बात करते हैं स्लाइडेन स्वान की। देखिए स्लाइडेन स्वान जब आ गया, ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि स्लाइडेन स्वान, ये दो वैज्ञानिक है, स्लाइडेन एवं स्वान, ये दो वैज्ञानिक इस चीज को याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। देखिए कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। और कब दिया था, इस चीज को आप याद रखिएगा, 1838 से 39, 1838-39 रहेगा इसका जो टाइम रहेगा, डेट वो 1839-38-39 रहेगा सन। अब बात करें अरस्तु की। देखिए अरस्तु तो आपको सबको मालूम है, अरस्तु नाम हम इसलिए दिए हैं कि इस ऑप्शन में अरस्तु मतलब रहना नहीं चाहिए, लेकिन हम दिए इसलिए क्योंकि अरस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक, इस चीज को याद रखिएगा। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। समझ में आ गया आपको। और लास्ट जो क्वेश्चन बनता है एंटोनवान ल्यूवेनहॉक, एंटोनवान ल्यूवेनहॉक से क्वेश्चन बनता है। ये आपका डिफिकल्ट में चला जाएगा, ये डिफिकल्ट में इसलिए चला जाएगा कि इस वैज्ञानिक का नाम बहुत कम याद रहता है। तो एंटोनवान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, तो पहली बार कोशिका को देखा था, पहली बार कोशिका को देखा एवं वर्णन किया। क्वेश्चन आपको क्या आएगा, हमको बता देते हैं तीनों से क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कब दिया था, 1838 से 39 में। क्वेश्चन आ सकता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु आप बोलिएगा। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पहली बार कोशिका को देखा, पहली बार या सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया, तो एंटोनवान ल्यूवेनहॉक। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में चला जाएगा, डीप। और जब कोशिका शब्द की बात, कोशिका की बात आ गई है, तो कोशिका से बहुत सारी क्वेश्चन आता है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, कोशिका से थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कोशिका अध्ययन, सबसे पहले अध्ययन क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। और इसके बाद और भी चीज याद कर लेते हैं, छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका की बात करें, थोड़ा छोटा लिखना होगा, छोटी कोशिका की बात करें तो देखिए छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्म होती है, माइक्रोप्लाज्म होती है, माइक्रोप्लाज्म होता है, माइक्रोप्लाज्म। और इसको पूरा नाम अगर जानना है तो माइक्रोप्लाज्म के बाद बैसिलेप्टिसिकमा होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी याद रखिएगा। माइक्रोप्लाज्म होता है सबसे छोटी। अब आगे में सबसे लंबी, देखिए सबसे लंबी भी याद रखना जरूरी है। लंबी जो कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका की कोशिका होती है, तंत्रिका की कोशिका, तंत्रिका की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका, अभी हम इसको क्वेश्चन क्लियर कर देंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे, आप लोग शुतुरमुर्ग का नाम सुनेंगे, शुतुरमुर्ग के अंडे, तो ये हो गया। और एक चीज लास्ट में बहुत ही अच्छी चीज आती है, इस चीज को आप लिख लीजिए, जीवन की
छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। एक चीज को इसको हम डाल लेते हैं, जीवन की छोटी संरचनात्मक क्या बोलते हैं, जीवन की छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। इस चीज को याद रखिएगा। अब चलिए हम इसको बता दें कि आंसर जो है आपको कैसे पूछ सकता है। देखिए कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइक्रोप्लाज्म है। सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका की कोशिका जो होती है सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का जो कोशिका होता है सबसे बड़ी होती है। और जीवन की छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है, ये जो भी क्वेश्चन आपको लिखाया जाए ये स्टैटिक जीके बोलते हैं, यानी ऑल लाइनर क्वेश्चन में ही आता है। अभी आपको जो भी डेमो क्लास चलेगा इसी टाइप का चलेगा, फिर हम लोग डीप भी जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, तो आपको स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं वो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आ चुका है। ऑप्शन आपके पास है राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी काय है और माइटोकॉन्ड्रिया है। और चारों जो ऑप्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम है, इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी टिक लीजिए। चलिए, तो आपका समय खत्म हो चुका है। अगर हम बात करें आत्मघाती थैली की बात करें तो इसका जो आंसर होगा लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली हम लोग बोलते हैं। देखिए, लाइसोसोम का जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने किया था, अगर आपको याद करना है तो याद कर ले, डी डुब्बे ने किया था। एग्जाम में आता है, डी डुब्बे ने लाइसोसोम की खोज किया था। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की जो खोज है, र से ही उसका नाम है, रोबिन्स ब्राउन है। रोबिन्स एवं ब्राउन दो वैज्ञानिक थे। रोबिन्स एवं ब्राउन ने राइबोसोम की खोज किया था। रोबिन्स एवं ब्राउन ने राइबोसोम का। लाइसोसोम की बात करें डी डुब्बे ने। देखिए, राइबोसोम से एक क्वेश्चन काफी बार आता है, आपको याद होना चाहिए और नोट भी कर ले। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम की कहा जाता है। उसी प्रकार पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम, आत्मघाती थैली लाइसोसोम की खोज डी डुब्बे ने किया और राइबोसोम की खोज रोबिन्स एवं ब्राउन ने किया था। अब बात करते हैं गोल्गी काय। गोल्गी काय का जो वैज्ञानिक खोज किए थे उनका भी नाम गोल्गी से ही है, याद करना बहुत, इसलिए कैमिलो गोल्गी है। कैमिलो गोल्गी, वो अपने नाम पर ही उसने जो खोज किए थे उन्होंने अपने ही नाम पर रखा था, कैमिलो गोल्गी है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया से एक दो क्वेश्चन बहुत ही बनता है। पहले वैज्ञानिक का नाम जान ले, तो अल्टमैन है। क्या है, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। अल्टमैन ने किसका खोज किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन ने खोज किया था। और कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका का श्वसन स्थल, देखिए हम 2-3 चीजें हम बताए हैं। 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली लाइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम और कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ सेल, या आप इसको बोल सकते हैं POWER पावर HOUSE हाउस ऑफ सेल।
पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसका हो जाएगा कोशिका का शक्ति केंद्र। तो इस चीज को याद रखिएगा, 3-4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। पावर हाउस ऑफ सेल बोलिए या कोशिका का श्वसन स्थल बोलिए, किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली। और राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस चीज को आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। और आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, तो स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन आपका आ गया है कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने गुणसूत्र का नामकरण किया था? आपके पास ऑप्शन है डब्ल्यू वाल्टेयर है, जोहानसन है, ग्रेगर जोहान मेंडल है और डब्ल्यू वाटसन है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आगे चलते हैं। 5 सेकेंड का टाइम है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए। चलिए, इसका जो आंसर होगा हम आपको बता दें कि डब्ल्यू वाल्टेयर होगा। डब्ल्यू वाल्टेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। डब्ल्यू वाल्टेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। बात करें जोहानसन का, तो देखिए इसमें चारों वैज्ञानिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जोहानसन की बात करें, इन्होंने जीन शब्द का जीन शब्द का क्या किए थे? ये प्रयोग किए थे। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। अगर क्वेश्चन आता है जीन शब्द, किस वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग किया था, तो जोहानसन ने। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में। इस चीज को याद रखिएगा। अगर हम बात करें ग्रेगर जोहान मेंडल का, अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था आपको हम बता दें, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को बोला जाता है अनुवांशिकी का जनक। अनुवांशिकी बीमारी एक तरह से बीमारी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। हम आपको बताएंगे जब क्लास चलेगा। अभी जो है अपन थोड़ा थोड़ा जानते हैं सभी के बारे में। जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से वैज्ञानिक जो है प्रसिद्ध हुए, नाम उनका आगे तक गया, तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। और बात करें वाटसन का, डब्ल्यू वाटसन की बात करें, तो इन्होंने जेनेटिक्स नाम का खोज किया था। जेनेटिक्स नाम का खोज किया। जेनेटिक्स नाम का खोज के नाम से इनको जाना जाता है। और एक चीज और आपको हम बता दें कि डब्ल्यू वाटसन जो है जेनेटिक्स के नाम की खोज, डब्ल्यू वाटसन की बात करें तो सर्वप्रथम इन्होंने जेनेटिक्स नाम का मतलब प्रयोग किया था या शब्द का प्रयोग किया था। किस वैज्ञानिक ने? तो डब्ल्यू वाटसन ने। तो ये 4 वैज्ञानिक आपको क्लियर हो गया। और एक चीज आपको और हम बता दें कि इन्होंने कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। ये डब्ल्यू वाटसन और डब्ल्यू वाल्टेयर में बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, इसलिए हमने दोनों को लिखा और अलग अलग करके लिखा। देखिए डब्ल्यू वाल्टेयर जो है गुणसूत्र का नामकरण किया था, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था और वाटसन ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो ये 4 जो वैज्ञानिक है, चारों के बारे में हमने डिटेल्स में बता दिया। और इस चीज को आप लोग नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले। और आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक चीज और क्लियर कर देते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है कि मनुष्य में लिख लीजिएगा, मनुष्य क्वेश्चन तो बहुत अपन को बहुत ही याद है, लेकिन उतना करेंगे तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी, याद रखिएगा 23 जोड़ी। क्वेश्चन में जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी, न कि 46 लिखिएगा। और संख्या पूछेगा तो 46। तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए, तो आपका लास्ट क्वेश्चन जो है
आपके पास आ चुका है। और वीडियो हम छोटा कम समय का ही बनाएंगे, 30 मिनट से कम का ही बनाने का हमने कोशिश किया है। कम छोटा रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, और प्लस समय जो है ज़्यादा लॉन्ग जाने पर बोरिंग होने लगती है। चलिए, तो आपका पांचवा जो क्वेश्चन है कि दांत, गंजापन, खाज, दमा, एथलीट फोट एवं गन्ने में लाल अपक्षय रोग किससे होता है। देखिए, दांत, गंजापन, खाज, दम्बा, एथलेटिक फूट और गन्ने में लाल अपक्षय रोग। गन्ने के खेत में अगर आप लोग गए होंगे तो कुछ गन्ने का जो होता है चीरने के बाद उसमें लाल लाल टाइप का दिखता है, वो एक तरह से बीमारी है। तो ये जो बीमारी है किससे होता है। ऑप्शन आपके पास कवक है, बी में है विषाणु, सी में है जीवाणु और डी में है प्रोटोजोआ। देखिए, इंग्लिश नाम प्रोटोजोआ है और हिंदी नाम परजीवी है। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है, परजीवी देता है प्रोटोजोआ नहीं देता है। तो हिंदी नाम परजीवी और इंग्लिश नाम प्रोटोजोआ। जहाँ कन्फ्यूजन होगा हम क्लियर करते चलेंगे। चलिए, आपके पास 5 सेकंड में जल्दी से क्लियर कीजिए आंसर क्या होगा। चलिए, तो आपके पास समय खत्म हो चुका है। देखिए, ये जो बीमारी होता है कवक से होता है। कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया है। दांत, गंजापन, खाज, दमा, एथलीट फुट एवं गन्ने में लाल अपक्षय रोग होता है। देखिए, अगर आप हम लोग जो है जब डीप क्लास करेंगे तो इसका रीजन भी बताएंगे, किसके कारण होता है, क्यों होता है और इसको कैसे दूर किया जाता है। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा जानेंगे कि विषाणु से कौन सी बीमारी होती है। कवक तो हम लोग जान लिए, अब हम लोग विषाणु से जानेंगे। तो आपको मालूम होगा सबसे प्रसिद्ध बीमारी है एड्स। एड्स हो गया। एड्स के बाद जो है डेंगू। डेंगू डेंगू भी बीमारी जो है आपको किससे होता है, विषाणु से होता है। पोलियो हो गया, चेचक हो गया, पोलियो पोलियो हो गया, चेचक चेचक हो गया। देखिए, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब विषाणु से ही होता है। अपन नहीं लिखेंगे, मेन चीज अभी लिख रहे हैं। और खसरा हो गया, खसरा। अभी जो क्लास चल रहा है, डेमो चल रहा है, तो अभी जो मेन चीज हम आपको लिख रहे हैं। जब डीप चलेगा तो सब बनाएंगे A to Z। तो देखिए, ये जो मेन बीमारी है जो एग्जाम में काफी बार आ चुका है, वो क्वेश्चन क्या है, एड्स आता है, डेंगू आता है, पोलियो आता है, चेचक आता है, खसरा आता है। पूछता है कि ये जो बीमारी है किससे होता है, तो विषाणु से। उसी प्रकार अगर बात करें जीवाणु का, तो टिटनेस हो गया, टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, हैजा हो गया। और हैजा के बाद अगर आप लोग ले ले तो टाइफाइड हो गया, टाइफाइड टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के बाद अगर आप हम लोग ले लें निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, निमोनिया निमोनिया हो गया। डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया, निमोनिया, डिप्थीरिया हो गया। और उसी प्रकार अगर ले ले तो टीबी भी इसी होता है, जीवाणु से होता है। टीबी जिसे तपेदिक बोलते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ और परजीवी से क्वेश्चन आता है और इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो इसको हम बता दें कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया, एक चीज ध्यान रखिएगा, मलेरिया बीमारी अलग है, डेंगू बुखार अलग है। मलेरिया बीमारी अलग है, डेंगू बुखार अलग है। डेंगू बुखार जो होता है विषाणु से होता है, लेकिन मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। दोनों मच्छर से ही होता है, इस चीज का याद रखिएगा। हम बताएंगे कौन से मच्छर से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है पायरिया। पायरिया जो अपन दांत में होता है, पायरिया, पायरिया भी होता है किसी प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होता है। उसी पर अगर बात करें सोने की बीमारी, किसी किसी जो व्यक्ति को सोने की बीमारी ज्यादा होती है, सोने की बीमारी जो है किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है यानी परजीवी से होती है। और काला ज्वर, काला ज्वर की बात करें तो ये आपको प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होती है। तो आज का जो बायो का टॉप 5 क्वेश्चन था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट में हमने क्या बोला था, एक नोट देंगे आपको। हम क्या देंगे नोट, तो आपको आज का नोट रहेगा बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म से कुछ एस्टैटिक जीके आपको हम बताएंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बौद्ध धर्म की तरफ चलेंगे। चलिए, तो हमने लिख दिया कि बौद्ध धर्म से नोट ले लेते हैं। जो मेन क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे हैं। एक आपको क्लास बौद्ध धर्म पर ही चलेगा, जो क्लास बौद्ध धर्म पर चलेगा उसमें आपको पूरी A to Z डीप बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग एक छोटा सा नोट लेते हैं बौद्ध धर्म से। देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक सभी को मालूम होगा कि गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध।
गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म का जो फाउंडर थे यानी संस्थापक, वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अब जब गौतम बुद्ध की बात आ गई है तो हम लोग दो चीजें जानेंगे यहाँ पर। क्या चीज जानेंगे? दो ये जानेंगे, दो चीज ये जानेंगे हम लोग। एक जानेंगे कि इनकी जन्म कब हुई थी, ठीक है, जन्म कब हुई थी, और एक जानेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी। दोनों चीज कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि जरूरी है, एक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 563 ईसा पूर्व, देखिए ईसा पूर्व क्यों लिखे हम? पहले जो था ईसा पूर्व चलता था, यानी उल्टा चलता था, घटते क्रम में। देखिए यहाँ पर जब मृत्यु होगा तो घट जाएगा। तो 563 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी? जन्म हुई थी, और मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व। अब देखिए घटा ना, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ। अब देखिए ये हो गया आपका मृत्यु, याद रखिएगा, तुम भूल जाइएगा, मृत्यु हो गया, ये हो गया आपका जन्म। एक किस चीज बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी है कहाँ? अगर आपको याद होना चाहिए तो नेपाल में है, ठीक है। चलिए डीप बताएंगे तो बता देंगे, ऐसे लिखना तो लीजिए, नेपाल में है, नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। अगर बात करें कि मृत्यु जो हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें कुशीनगर, कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ है? तो देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है। ये आपको डीप क्वेश्चन में हम बताएंगे जब क्लास कराएंगे, तो अभी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो कुशीनगर जो है देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर दो चीजें याद क्या रखना है कि 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ, कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। टोटल कितना दिन तक जिंदा रहे? तो 80 वर्ष, 80 वर्ष तक महात्मा बुद्ध जो थे वो जिंदा रहे। देखिए महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? देखिए हर एक व्यक्ति का, हर एक महापुरुष का, हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई गुरु होता है। तो महात्मा बुद्ध का भी कोई गुरु होंगे, उनसे वो शिक्षा लिए होंगे। इनके दो गुरु थे जो काफी प्रसिद्ध एग्जाम में आता है, अलार कलाम, अलार कलाम। एक गुरु हो गए अलार कलाम हो गए, एक गुरु जो हो गए, थोड़ा हिंदी में इधर उधर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अलार कलाम हो गए। और एक गुरु और थे इनके जिसका नाम था रुद्रक्रामपुत्र, रुद्रक्रामपुत्र, रुद्रक्रामपुत्र थे। एक क्वेश्चन रुद्रक्रामपुत्र थे, ठीक है। देखिए एक अलार कलाम जो है काफी बार एग्जाम में आता है, एक थे रुद्रक्रामपुत्र, याद रखिएगा रुद्रक्रामपुत्र, ठीक है। ये बहुत कम बार आता है, अलार कलाम जो है काफी बार आ चुके हैं। अब देखिए जब गुरु से शिक्षा लेंगे तो ज्ञान की तो प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति जब होगी तो कहाँ प्राप्ति हुई थी? तो गया में। गया कहाँ है? तो बिहार में, ये आपको मालूम होगा। और बोधि वृक्ष के किनारे, जो इनकी थी पीपल के वृक्ष था, उन्हीं के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको हम लोग बोधि वृक्ष बोलते हैं। अभी उतना नहीं जाना है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। गया कहाँ है? बिहार में। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ज्ञान जैसे प्राप्त होगा तो क्या करेगा? प्रवचन देगा, यानी उपदेश देगा। तो उपदेश जब देगा तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ, याद रखिएगा, सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे, सारनाथ में। और सारनाथ में जब उपदेश दिए तो इस उपदेश को हम लोग क्या बोले? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, उस उपदेश को हम लोग क्या बोले? धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। नोट कर ले अगर नोट कर रहा है, क्वेश्चन तो बहुत सारी है, हर एक पॉइंट में क्वेश्चन है। महापरिनिर्वाण, ये भी एग्जाम में आता है। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु को हम लोग क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण।
और जब प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में दिए, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। जब एक बार उपदेश कोई व्यक्ति दे देगा तो बार बार उपदेश देगा, तो बार बार उपदेश का मतलब यानी सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, जब सर्वाधिक उपदेश की बात होगी तो इसका नाम भी उसका होगा श्रव से होगा, श्रावसती। श्रावसती में सर्वाधिक उपदेश दिए। याद करना बहुत ईजी, हम आपको गौतम बुद्ध का इतनी अच्छी से मतलब कहानी के हिसाब से आपको हम बता देंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आपको ये डेमो क्लास चल रहा है। देखिए, संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके गुरु कौन थे, तो अलार कलाम और रुद्र कराम पुत्र थे। देखिए, इनके गुरु हो गए तो फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब शिक्षा लेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, गया में हुआ। किस वृक्ष के नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे। गया कहाँ है, तो बिहार में है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा तो उपदेश देंगे तो किसी जगह पर ही देंगे, तो वो जगह का नाम क्या था, सारनाथ। और इस उपदेश को क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। जब एक बार कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो बार बार उपदेश देगा, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावसती में दिए। लेकिन जब उपदेश दे रहे थे तो वो जो भाषा था उस भाषा को क्या बोलते हैं, पाली बोलते हैं। पाली भाषा में उपदेश दिए। क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिए या महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे, तो पाली भाषा में। या बौद्ध धर्म का जो भाषा थी वो क्या थी, तो पाली थी। अगर हम बात करें अनुयायी शासक, जब वो उपदेश दे रहे होंगे तो कोई ना कोई राजा होगा, महाराजा होगा। तो कौन कौन सा था, एक था बिंदुसार। आपको बता दें, एक था बिंबिसार था। बिंदुसार वो अलग चीज है, बिंबिसार था। और एक और कौन था, प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत। और एक था उदयन। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने किस किस राजा के शासन काल में उपदेश दिए थे, तो इनके अनुयायी कौन कौन, अनुयायी शासक कौन कौन थे, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है बहुत बार कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन से है, तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। देखिए, अभी हमने आपको ये जितने भी पॉइंट बताया है, ये इसको इजी पॉइंट बोलते हैं, बहुत इजी पॉइंट बोलते हैं। जब बौद्ध धर्म पर एक वीडियो बनेगा तो उसमें आपको बौद्ध धर्म से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। आप वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। तो इतना चीज़ जो है ये मेन चीज़ है। अभी डेमो क्लास चल रहा है, तो सभी में से सभी चैप्टर से थोड़ा थोड़ा कल आपको हो सकता है केमिस्ट्री मिलेगा और फिजिक्स मिलेगा। कल न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी हो सकता है, आपको मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें। और वीडियो देखने के बाद जो है एक लाइक करें, लाइक करने के बाद कमेंट करें कैसा लग रहा है, ताकि जो अपना जो क्लास है 5 या 6 जून से स्टार्ट होगा। इसके बीच में डेमो क्लास चलते रहेगा, मैथ का भी चलेगा, रीजनिंग का भी चलेगा, सभी का क्लास चलते रहेगा डेमो क्लास। तो उसको आपको देखना है, समझना है, और कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।